नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एंटार्क्टिका महाद्वीप के बारे में। एंटार्क्टिका जो कि एक सफ़ेद महाद्वीप के रूप में फेमस है क्योंकि लगभग पूरा कॉन्टिनेंट सफ़ेद बर्फ की चादर में ढका हुआ है, लेकिन पिछले कुछ सालों में यहाँ पर ग्रीन कवर बढ़ता जा रहा है। तो इस ग्रीन होने के पीछे रीज़न क्या है मैं आपको बताऊंगा। साइंटिस्ट ने इस पर काफ़ी डिटेल्ड रिसर्च करी है और रिसेंटली एक ब्रिटिश कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की स्टडी प्रकाशित हुई है इस बारे में। तो क्या कहती है ये स्टडी, इसको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर इन आईडीज पर फॉलो कर सकते हैं। मेरे सभी लेक्चर्स के अपडेट्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। अगर आप सिविल सेवा परीक्षा यानी आईएएस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप के माध्यम से स्टडी आईक्यू का स्मार्ट कोर्स अवेल कर सकते हैं यूपीएससी एग्जाम का। इस कोर्स की एक खास बात और है कि इसमें आपको पूरा पेमेंट एक साथ नहीं करना है। अगर आप चाहें तो ईएमआई ऑप्शन से भी इस कोर्स को खरीद सकते हैं। तो 31 मई तक ईएमआई ऑप्शंस कुछ इस प्रकार रहेंगे और 1 जून से ये प्लान थोड़ा सा चेंज हो रहा है। हाल ही में यूके के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के कुछ साइंटिस्ट्स ने एक रिपोर्ट प्रकाशित करी है, एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया है और उसमें उन्होंने डिटेल्ड ऑब्जर्वेशंस बताए हैं कि किस तरह से एंटार्क्टिका की जो बर्फ की चादर है वो इस तरह से ग्रीन में कन्वर्ट हो रही है। इस हरे रंग के पीछे रीजन ये है माइक्रोस्कोपिक एल्गी यानी कि शैवाल जो बर्फ की सतह पर ग्रो करना शुरू हो चुकी है और कई जगहों पर ये इतने डेंसली ग्रो कर रही है कि इसे स्पेस से, सैटेलाइट से भी देखा जा सकता है। इनफैक्ट इस रिसर्च में इन्होंने सेंटिनल सैटेलाइट की इमेजरी को यूज किया है, एक पूरा मैप तैयार किया है डिटेल में एंटार्क्टिका का, जहां पर ये एल्गी ग्रोथ देखी जा रही है। इससे भविष्य में नुकसान ये हो सकता है कि एल्गी के कारण अन्य स्पीशीज पनप सकती है, क्योंकि एल्गी के ऊपर डिपेंडेंट दूसरी स्पीशीज होती हैं तो उनको खाने को मिल जाएगा और वो धीरे धीरे पनपना शुरू हो जाएंगी। तो ये जो ग्रीन सरफेस हो रहा है एंटार्क्टिका का, ये आगे के लिए काफी खतरनाक हो सकता है। एंटार्क्टिका का मैप एक बार आपको यहां पर दिखा देता हूं मैं। कुछ बेसिक बातें आपको मालूम होनी चाहिए। इसे हम कहते हैं ईस्ट एंटार्क्टिक आइस शीट और यहां पर पश्चिम में है वेस्ट एंटार्क्टिक आइस शीट। और ये एरिया कहलाता है पेनिनसुला, क्योंकि ये एक पेनिनसुला है जो जट आउट कर रहा है पूरे ओवरऑल कॉन्टिनेंट से बाहर। तो मोस्टली जो अभी शैवाल देखा गया है वो इसी एरिया में देखा गया है और कई देशों के यहाँ पर रिसर्च स्टेशन है एंटार्क्टिका में। भारत का एक स्टेशन है मैत्री। क्या आप मुझे दूसरे स्टेशन का नाम बता सकते हैं? कमेंट में लिखिए अगर आपको मालूम है तो इन रिसर्चर्स ने जो तस्वीरें साझा करी हैं वो कुछ इस तरह का सीन दिखाती हैं कि बर्फ के ऊपर कई जगहों पर हरी चादर सी आपको नजर आएगी। दूर से देखने पर आपको शायद ये हरे रंग की बर्फ नजर आए, लेकिन एक्चुअली में ये बर्फ नहीं है, ये बर्फ के ऊपर शैवाल ग्रो कर रही है। अब एंटार्क्टिका का वैसे लगभग पूरा सरफेस एरिया बर्फ से ढका रहता है। अगर आप कॉन्टिनेंटल एंटार्क्टिका को देखेंगे यानी कि ये वाला हिस्सा, तो इसमें केवल 0.18% ऐसा भूभाग है जो बर्फ से ढका हुआ नहीं है। और आप पेनिनसुलर एरिया को देखेंगे तो यहां पर 1.34% जमीन ऐसी है जो बर्फ से ढकी हुई नहीं है। यहां पर या तो रॉक्स हैं या फिर किसी प्रकार के मॉसेस या फिर इसी तरह की शैवाल आपको देखने को मिलेगी। लेकिन अब ये एरिया बढ़ रहा है। इस ब्रिटिश टीम का ये कहना है कि जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, बर्फ पिघल रही है, वैसे ही एल्गी के ग्रो होने के लिए परफेक्ट कंडीशंस बनती जा रही है, क्योंकि उन्हें चाहिए स्लशी कंडीशंस, यानी कि जहां पर बर्फ हो, पानी हो, थोड़ा कीचड़ हो, इस तरह के एयर कंडीशंस में एल्गी आराम से ग्रो करती है और ये एल्गल ब्लूम बढ़ता जाएगा, जिसके कारण अन्य स्पीशीज भी यहां पर ग्रो करना शुरू कर सकती हैं। अब एंटार्क्टिका के इस पेनिनसुलर एरिया में एल्गी नॉर्मली देखने को मिलती है कोस्टल एरियाज में। उसके पीछे रीजन ये है कि यहाँ पर टेम्परेचर कंपेयर टू कॉन्टिनेंट थोड़ा सा ज्यादा होता है। अगर यहाँ -30 है तो यहाँ -10 पहुंच जाता है। ये एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ मैं, एक आइडिया दे रहा हूँ आपको रफ। और ये मोस्टली होता है नवंबर से फरवरी के बीच में, क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर में तब होता है गर्मी का मौसम। और एक और बात याद रखिए, पेंगुइन्स वो मोस्टली कोस्टल एरियाज में ही रहते हैं क्योंकि उनकी निर्भरता पानी पर होती है। तो इसीलिए जो पूरा तटीय इलाका है यहाँ पर पेंगुइन कॉलोनीज हैं और उनका जो एक्सक्रीटा होता है उसके ऊपर भी एल्गी डेवलप हो जाती है। वो उसको एक एक्सेलरेंट मिल जाता है, न्यूट्रिशन मिल जाता है एल्गी को। तो एल्गी नॉर्मली वहां पाई जाती है। खास करके यहाँ पर बहुत सारे आपको आइलैंड्स देखने को मिल रहे होंगे छोटे छोटे, लेकिन इनको अब पहली बार मैप आउट किया गया है कि ये कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं। तो इस रिसर्च में ये पता चला है कि 1680 के आसपास एल्गल ब्लूम हैं जो रजिस्टर किए गए और इनका टोटल एरिया अगर मिला लिया जाए तो ये 2 स्क्वायर किलोमीटर से भी कम है। अब आप सोच रहे होंगे कि 2 स्क्वायर किलोमीटर है, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है, एंटार्क्टिका इतना लंबा चौड़ा है। लेकिन फर्क पड़ता है क्योंकि एल्गी जो है वो बहुत तेजी से ग्रो कर सकती है। तो ये 2 स्क्वायर किलोमीटर 2 साल बाद आप पाएंगे कि ये शायद 8 या 10 स्क्वायर किलोमीटर भी हो जाए। तो ये इस तरह से ग्रो करने का इसमें पोटेंशियल होता है। फिलहाल एक पॉजिटिव फाइंडिंग ये है कि 2/3 एल्गल ब्लूम यानी लगभग 66% एल्गल ब्लूम जो देखे गए हैं वो पेनिनसुला के आसपास जो ये छोटे छोटे आइलैंड्स हैं इन्हीं पर पाए गए हैं।
और यहाँ पर टेम्परेचर कई सालों से दर्ज किया जा रहा है, तो इन आइलैंड्स पर टेम्परेचर में भी बहुत तेजी से वृद्धि हुई है और यही बताता है कि एल्गल ब्लूम क्यों हो रहा है। तो ग्लोबल वार्मिंग का डायरेक्ट असर इन आइलैंड्स पर देखा गया है। इनफैक्ट पूरे अंटार्कटिका में सबसे ज्यादा टेम्परेचर इन्हीं आइलैंड्स पर रहता है और जो कंटिन्यूस साइंटिफिक स्टडीज चल रही हैं टेम्परेचर की, उनमें यही पाया गया है कि यहाँ पर बहुत तेजी से टेम्परेचर बढ़ रहा है। अंटार्कटिका के ग्रीन होने के पीछे एल्गी के अलावा एक और रीजन है, मॉस। मॉसेस वहां पर ऐतिहासिक तौर पर देखे गए हैं, हमेशा से देखे गए हैं, लेकिन इनकी भी जो क्वांटिटी है वो बढ़ती जा रही है, एरिया बढ़ता जा रहा है। मॉस क्या होता है? ये ब्रायोफाइट होता है। जो आप प्लांट किंगडम पढ़ते हैं उसमें ब्रायोफाइटा आता है। तो ये सबसे सिंपल प्लांट्स होते हैं। आप किसी जंगल में भी चले जाएंगे नॉर्मली तो इस तरह से आपको चट्टानों के ऊपर ये मॉस देखने को मिलेंगे। आई थिंक इसे हिंदी में हरिता कहते हैं शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और ये एल्गी से अलग हैं। देखिए, एल्गी होता है यूकैरियोट, वो एक सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। मॉस एक तरह का प्लांट होता है, ब्रायोफाइट होता है। तो ये जो मॉसेस हैं ये भी वहां पर बढ़ते जा रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि मॉस कभी देखे नहीं गए थे, वहां पर भी हमेशा से मॉस रहे हैं। इनफैक्ट ये तो आप किसी भी ठंडे इलाके में चले जाइए, आप हिमालय में भी जाएंगे तो आपको काफी मॉसेस देखने को मिलेंगे। तो अब इस मॉस के ऊपर भी आज से 3 साल पहले एक डिटेल्ड स्टडी हुई थी जो करंट बायोलॉजी नाम की जर्नल में छपी थी। तो इसमें उन्होंने मॉसेस की ग्रोथ को एग्जामिन किया था और ये पाया था कि मॉस जो बहुत ही स्लोली ग्रो करते हैं वो पोलर रीजन्स में बढ़ते जा रहे हैं और पिछले 50 सालों में इनकी ग्रोथ रेट एक्सेलरेट हो गई है। तो पहले जहां ये एक साल में 1 मिलीमीटर तक बढ़ते थे, वहां अब ये पिछले 50 सालों में पर ईयर 3 मिलीमीटर या उससे भी ज्यादा की ग्रोथ दिखा रहे हैं। यानी कि मॉस के डेवलपमेंट की स्पीड 3 गुना बढ़ चुकी है। मॉस की एक खास बात यह है कि इनको एग्जामिन करके पुराना डेटा भी हम निकाल सकते हैं। तो जब साइंटिस्ट ड्रिल करते हैं नीचे जमीन में तो उन्हें कई सालों पुराने, कई दशकों पुराने मॉसेस मिलते हैं। उसके कार्बन कंटेंट को वो देखते हैं और एनालाइज करते हैं और उसी से पता चलता है कि कितनी फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी उस एरिया में रही होगी। तो ये जो कार्बन आइसोटोप अक्यूमुलेशन वहां पर होता है, जो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी को दर्ज करता है, उससे भी हमें काफी कुछ जानने को मिलता है और ये आइसोटोप अक्यूमुलेशन बढ़ता जा रहा है पिछले 5 दशकों में। मॉस के बढ़ने के पीछे सबसे मेन रीजन साइंटिस्ट बता रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के कारण टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ता है तो अंटार्कटिका की जो आइस शीट है वैसे वो बहुत ही थिक है, लेकिन उसका सरफेस मेल्ट होना शुरू हो जाता है और जब वहां पर बर्फ मेल्ट होती है तो बड़े बड़े पॉन्ड्स बनते हैं या फिर कई बार बर्फ के ऊपर नदियां तक चल जाती हैं और इसी के कारण मॉस को ग्रो करने के लिए परफेक्ट अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। और अंटार्कटिका में इस पर तो कई बार रिसर्च हो चुका है, आई एम श्योर आप लोगों ने भी इसके बारे में पढ़ा होगा कि कैसे आइस शीट्स रेगुलरली ब्रेक होती रहती हैं। कई बार कोई बड़ा सा आइस शेल्फ टूटता है तो वो काफी न्यूज में रहता है, चर्चा में रहता है। लेकिन अगर आप इस फोटो में देखेंगे तो आपको यहां पर नजर आएगा ये सारा पानी है जो बीच बीच में बर्फ के आइस शीट्स के बीच में आपको नजर आ रहा है। तो यहां तो प्रॉपर पानी आपको देखने को मिल रहा है और ये सब ब्रेक होने ही वाला है कुछ ही दिनों में। तो ये जो आइस शीट्स हैं ये लगातार टूटती जा रही हैं, विखंडित हो रही हैं और इसके कारण जो ये पानी होता है ये मॉसेस को बढ़ने का पूरा मौका दे देता है। बर्फ कम होने का एक और नुकसान होता है, वो है एल्बिडो इफेक्ट। तो जब सूर्य की किरणें बर्फ पर गिरती हैं तो मोस्टली वो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं वापस, लगभग 90% रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। उसके कारण जमीन का तापमान कम रहता है। लेकिन जब बर्फ पिघलकर पानी बन जाता है तो 90% रिफ्लेक्शन नहीं होता है, ज्यादातर रेज एब्जॉर्ब हो जाती हैं, चाहे वो चट्टान हो, पानी हो, मॉस हो, ये सभी सूर्य की किरणें को एब्जॉर्ब करेंगे और ग्राउंड टेम्परेचर को धीरे धीरे बढ़ाना शुरू कर देंगे। तो ग्लोबल वार्मिंग का ये सिलसिला अगर इसी तरह जारी रहा तो वो दिन दूर नहीं जब कुछ सदियों बाद इस तरह के फोटोग्राफ्स अंटार्कटिका से देखने को मिलेंगे कि पूरी जमीन पर बर्फ का एक टुकड़ा भी नहीं है और केवल मॉस नजर आ रही है। हालांकि ऐसा जंगल बनने में तो लाखों साल लग जाएंगे, लेकिन कभी ना कभी ये भी हो सकता है। एक और बात याद रखिएगा कि अगर पोलर रीजन्स में स्थित सारी बर्फ पिघल जाती है, यानी अंटार्कटिका और आर्कटिक रीजन्स की सारी बर्फ पिघल गई, तो समुद्र का लेवल काफी बढ़ जाएगा, ऑलमोस्ट 215 फीट तक लेवल बढ़ेगा। और अगर 215 फीट समुद्र का लेवल बढ़ जाता है तो फिर दुनिया कैसी होगी ये देखकर आप हैरान हो जाएंगे। अंटार्कटिका को ही देख लो, ऑलमोस्ट पूरा वेस्टर्न अंटार्कटिका पानी के नीचे डूब जाएगा। बहुत ही कम लैंड एरिया बचेगा जो पानी के ऊपर होगा। और भारत का भी नक्शा एक बार देख लो, भारत की कोस्ट लाइन कुछ ऐसी होगी, जितने भी लो लाइंग रीजन्स हैं बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल के, ये सारे पानी के नीचे डूब जाएंगे। यहाँ पर गुजरात, रण ऑफ कच्छ, थार डेजर्ट, ये सारा लो लाइंग एरिया है कंपेयर टू अदर पार्ट्स। और कोस्ट लाइन भी आप देख सकते हो, इतनी बड़ी कोस्ट लाइन का भारत को यहाँ पर नुकसान होगा। तो ये राइजिंग सी लेवल पूरी दुनिया के लिए एक खतरा है और अंटार्कटिका का क्लाइमेट जो है वो हमारे लिए एक थर्मामीटर के रूप में काम कर रहा है। तो जो चेंजेस हमें अंटार्कटिका में नजर आ रहे हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हो या मैक्रोस्कोपिक लेवल पर, वो हमारे लिए एक चेतावनी है और इसे दुनिया को सीरियसली लेना होगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।